गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर वेद प्रकाश गुप्ता। आज हम सेमेस्टर थर्ड के सेकंड पेपर के सेल बायोलॉजी यूनिट में सेल के ओवरव्यू या सेल की जनरल स्टडी के बारे में हम बात करेंगे और उसके बाद एक एक सेल ऑर्गेनल्स के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के बारे में हम बात करेंगे। सेल, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सेल बॉडी की फंडामेंटल यूनिट है, यानी कि पूरी बॉडी की स्ट्रक्चर है जो सेल से ही बनी हुई होती है। इसीलिए हम सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी भी बोल रहे हैं। अब सेल के नंबर के बेसिस पे अगर आप देखें तो कुछ ऑर्गेनिज्म केवल एक ही सेल के बने होते हैं, उन्हें हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बहुत सारी सेल से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो हम बात करते हैं कि सेल क्या है, क्या इसकी डिस्कवरी है, सेल थ्योरी क्या कहती है, और प्लांट सेल्स और एनिमल सेल और उनमें क्या डिफरेंसेस है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि सेल है क्या। आप देख रहे हैं कि सेल को मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इट इज़ ए बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और अगर हम दूसरे वर्ड में भी कहें तो सेल क्या है? सेल वो है जिससे मिलकर के लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, यानी कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल ही सेल होती हैं। सेल से मिलकर ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। अगर हम देखें कि सेल की डिस्कवरी के बारे में बात करें तो सबसे पहले सेल को डिस्कवर किसने किया था? सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। किस में? प्लांट सेल के अंदर। और उन्होंने अपने द्वारा ही एक सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया था और उससे डेड कॉर्क सेल्स को ऑब्ज़र्व किया था और उसने देखा था कि बिल्कुल एक हनी बी यानी कि मधुमक्खी के छत्ते की तरह उसमें कुछ होल्स दिखाई दिए थे, और रॉबर्ट हुक ने उनका नाम दिया था सेलूली। यानी तो फिर 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर कर दिया था। और फिर 1674 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने लिविंग सेल को ऑब्ज़र्व किया। यानी कि रॉबर्ट हुक ने तो डेड सेल को डिस्कवर किया और बाद में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने लिविंग सेल को डिस्कवर किया। और फिर सेल का जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल होता है न्यूक्लियस, उसको डिस्कवर्ड किया 1883 में रॉबर्ट ब्राउन ने। फिर अगर हम बात करें 1835 में फेलिक्स डुजार्डिन ने सेल को फ्लूइड कंटेंट ऑफ सेल, यानी कि जो सेल के अंदर फ्लूइड कंटेंट होता है उसको उन्होंने डिस्कवर्ड फ्लूइड कंटेंट ऑफ सेल। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट बात है 1838 में माल्थस स्लिडेन ने प्रपोज्ड ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल, यानी कि सेल थ्योरी को प्लांट के पॉइंट ऑफ व्यू से जिसने बताया था वो था माल्थस स्लिडेन। उन्होंने बताया कि सारे प्लांट्स हैं जो वो सेल से बने हुए हैं, यानी कि सबसे पहले सेल थ्योरी माल्थस स्लिडेन द्वारा बताया गया। फिर हम बात करें 1839 में J.E. परकिंसे नेम्ड फ्लूइड कंटेंट ऑफ सेल एज प्रोटोप्लाज्म, यानी कि जो भी सेल के अंदर फ्लूइड कंटेंट है उसको प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। किसने? J.E. परकिंसे ने। इज इट क्लियर? उसके बाद हम बात करें 1839 में ही स्वान या थियोडर स्वान ने प्रपोज्ड ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। उन्होंने बता दिया कि सारे एनिमल भी सेल से ही बने होते हैं, जबकि स्लिडेन ने कहा था कि सारे प्लांट किससे बने होते हैं? सेल से बने होते हैं। यानी कि प्लांट में सेल थ्योरी देने वाला कौन था? स्लिडेन। और एनिमल में सेल थ्योरी देने वाला है स्वान। इज इट क्लियर? देन 1845 में कार्ल
हेनरिच बर्न प्रपोज्ड सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि इन्होंने कहा कि सेल ही है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। देन 1855 सबसे इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट रूडोल्फ विर्चो ने बता दिया कि जो सेल है, यानी कि जो सेल आज आप देख रहे हैं वो कहाँ से आई है। उन्होंने बताया कि एग्जिस्टिंग सेल ऑलवेज अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि सेल डिवीज़न, नई सेल है वो सेल डिवीज़न करके ही पुरानी सेल से बनती है। तो हम सीधी बात करें सेल थ्योरी की, सेल थ्योरी के अंदर 3 इम्पॉर्टेंट बातें आती हैं। क्या क्या? ऑल नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ 1 और मोर सेल्स, यानी कि हर ऑर्गेनिज्म किसका बना हुआ होता है? एक या एक से अधिक सेल का। तो सेल थ्योरी की पहली बात है कि ऑल ऑर्गेनिजम्स मेड बाय सेल, चाहे वो एक सेल वाला यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो बहुत सारी सेल वाले मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो। तो पहली बात क्लियर हुई आपको कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड बाय सेल्स। दूसरी, ऑल लिविंग सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाय डिवीज़न। जैसा रूडोल्फ विर्चो ने कहा था कि हर नई सेल पुरानी सेल के विभाजन से बनती है। इज इट क्लियर? देन थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, द सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट सेल है। जिस तरह से एक मकान को बनाने के लिए एक एक ईंट का योगदान होता है, ठीक उसी तरह से एक बॉडी को कंपोज करने के लिए हर सेल का योगदान होता है। तो क्लियर हुआ, सेल थ्योरी में ये 3 इम्पॉर्टेंट बातें हैं और इन बातों को ही अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो मेंशन करना होगा। अब मैंने आपको बताया था यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म केवल एक ही सेल के बने हुए होते हैं उन्हें हम क्या कह रहे हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इज़ इट क्लियर? इसका बेस्ट नोन एग्जांपल आप सभी जानते हैं, यूग्लिना। आपको मालूम होना चाहिए यूग्लिना को हम प्लांट, यानी कि यूनिसेलुलर और प्लांट सेल और एनिमल सेल की बीच की कनेक्टिंग लिंक भी बोलते हैं। इज़ इट क्लियर? देन अनदर एग्जांपल है पैरामीशियम है, देन यीस्ट सेल है, ये सारी सेल्स हैं यूनिसेलुलर। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जैसा आपको बताया कि बहुत सारी सेल्स से मिलकर के बनते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म पहले सेल कंपोज होती है, टिशू बनाते हैं, बहुत सारे टिशू मिलते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, बहुत सारे ऑर्गन मिल जाते हैं तो फिर क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और उससे फिर पूरी बॉडी बन जाती है। यहाँ आप देख रहे हैं एक लीफ सेल का स्ट्रक्चर दिखाया है जिसमें बहुत सारी सेल्स हैं जो आपस में मिल करके एक लीफ का टिशू बना रही हैं। यहाँ मसल सेल्स में आप देख रहे हैं बहुत सारी सेल आपस में मिल करके मसल्स का फॉर्मेशन कर रही है। अब हम देख रहे हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जैसे प्लांट, एनिमल, फंगस। यहाँ बहुत सारी सेल्स हैं जो आपस में मिलती हैं और वही पहले टिश्यू, फिर ऑर्गन, फिर सिस्टम लेवल की बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन करती है। अब आपने देखा होगा डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप की और डिफरेंट साइज़ की सेल्स होती हैं, बहुत वेरिएशन होता है। तो हम देख रहे हैं कि सम आर वेरी स्मॉल सेल होती हैं जिन्हें हम माइक्रोस्कोपिक सेल कहते हैं, कुछ काफ़ी बड़ी होती है जिन्हें हम देख सकते हैं इजीली। द यूनिट इज़ यूज्ड, देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि सेल के और सेल के ऑर्गेनेल्स का मेज़रमेंट आप किस में करते हैं? हम जनरली माइक्रोमीटर में हम इसका ऑब्जर्वेशन करते हैं और एक माइक्रोमीटर में कितना होता है? 1/1000 मिलीमीटर। अब मैं बात करूं आपसे कि स्मॉलेस्ट सेल किसे हमने कहा, तो स्मॉलेस्ट सेल होती है माइकोप्लाज्मा। ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं माइकोप्लाज्मा। आपको कोई बीमारी याद है जो माइक्रोप्लाज्मा से होती है? माइकोप्लाज्मल डिजीज़ बताइए कोई अगर हो तो। कौन सी बीमारी है जो माइकोप्लाज्मा से
फैलती है, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। इज इट क्लियर? जो माइकोप्लाज्मा से होने वाली एक कॉमन डिजीज़ है जिसका साइज़ है 0.1 माइक्रोन या माइक्रोमीटर आप बोल सकते हैं। और लार्जेस्ट सेल, यहाँ आप देखिए ऑस्ट्रिच एग, ये एग पूरा एक सिंगल सेल है जिसको आप इजीली देख सकते हैं। और ये सबसे बड़ी सेल है, लार्जेस्ट सेल है यूनिवर्स में अभी तक डिस्कवर्ड जो सेल है उसमें, जिसका साइज़ बताया गया है 18 सेंटीमीटर, नॉट इन माइक्रोमीटर, इट्स इन सेंटीमीटर। अब शेप ऑफ सेल्स आप देखेंगे, डिफरेंट शेप की डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं। सेल वेरी इन शेप, वेरिएशन डिपेंड मेनली अपॉन द फंक्शन ऑफ द सेल, कि कौन सी सेल क्या फंक्शन करेगी उसके बेसिस पे ये डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं। सम सेल्स लाइक यूग्लिना, अमीबा कैन चेंज देयर शेप बट मोस्ट सेल्स हैव ए फिक्स शेप। कुछ सेल ऐसी होती हैं जो कभी भी अपनी शेप को चेंज नहीं करती हैं, फिक्स रहती है। अगर मैं बात करूं आपसे ह्यूमन आरबीसी, जो सर्कुलर होती है, बाइकॉन्केव टाइप की होती है, इजीली पासेस थ्रू ह्यूमन कैपिलरीज, यानी कि इनका शेप इस तरह होता है कि ये इजीली पास करती है कैपिलरीज़ के अंदर। अब आप देखें नर्व सेल्स, अगर मैं बात करूं आपसे नर्व सेल की, तो आप देखिएगा नर्व सेल्स हैं काफ़ी हाईली ब्रांच्ड हैं, जो नर्व को कंडक्ट यानी इम्पल्सेस को कंडक्ट करती है वेरियस डायरेक्शंस में। ह्यूमन WBC कैन चेंज देयर शेप ऑल्सो टू इंगल्फ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट एंटर द बॉडी। अभी आप देख रहे हैं कि ये सारी हैं WBC। हम बात करते हैं इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना। इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होने का मतलब होता है कि WBC का नंबर, और WBC में भी कुछ स्पेसिफिक टाइप की WBC होती है, जैसे फैगोसिटिक टाइप की होती है, मैक्रोफेजेस होती हैं, ये पैथोजेंस को एंगल्फ कर लेती है। तो ये अकॉर्डिंग टू पैथोजन अपनी शेप को चेंज कर लेती हैं और चेंज करके उनको इजीली एंगल्फ कर जाती है। इज़ इट क्लियर? फिर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल हैज़ बिन, देखिए बहुत बार ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होता है, एक सेल का हम डिटेल्ड स्ट्रक्चर करना चाहते हैं तो हम जनरली किस माइक्रोस्कोप में यूज़ करते हैं? कंपाउंड माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सर्टेन स्ट्रक्चर कैन बी सीन ओनली अंडर द इलेक्ट्रॉन, लेकिन कुछ स्ट्रक्चर तो इतनी माइन्यूट है, एंगस्ट्रॉन लेवल की है, जिन्हें आप केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही स्टडी कर सकते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल एज सीन अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज़ कॉल्ड अल्ट्रा स्ट्रक्चर। जो भी स्ट्रक्चर जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्टडी की जाती है उसको हम क्या कह रहे हैं? अल्ट्रा स्ट्रक्चर, जिसकी हम आगे स्ट्रक्चर करेंगे। आप देख सकते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो जनरली हम लैब में यूज़ करते हैं, और इसका मैग्नीफिकेशन रेंज कितना है? 2000 टाइम, यानी कि किसी भी चीज़ को ये 2000 गुना बड़ा करके दिखाएगी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिसका मैग्नीफिकेशन अगर आप देखेंगे तो 5 लाख टाइम, 5 लाख टाइम, यानी कि 5 लाख टाइम ये मैग्नीफाई कर देगा किसी भी चीज़ को। तो फाइन स्ट्रक्चर है, जैसे क्रोमोसोमल स्टडी है, जीन की स्टडी है, मॉलिक्यूलर स्टडी है, वो सब जनरली हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ही करते हैं। अब अगर हम देखें कि एक सेल का ओवरव्यू, एक सेल में क्या क्या आपको दिखाई देता है, तो सेल, एनिमल सेल, प्लांट सेल, लेकिन इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है। अब मैं आपको अगर बात करूं पहले एनिमल सेल, यानी कि हमारी एक सेल को हम देखें तो उसमें आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। ह्यूमंस की मैं बात कर रहा हूं। ह्यूमन सेल का एक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है, जिसमें नंबर 1 पे आप देखें कि ये है न्यूक्लियस, जो सेल के सेंटर में होता है और पूरी सेल को कंट्रोल करता है, ये न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर फिर क्रोमेटिन नेटवर्क होता है, न्यूक्लियोलस होता है और न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, जिसके बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। अब जस्ट आप न्यूक्लियस के चारों तरफ देख रहे हैं कुछ बैग लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है ब्लू कलर की। इन ब्लू कलर की स्ट्रक्चर्स को आप क्या बोल रहे हैं? ये सारी ब्लू कलर की स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो पूरा एक एंडोस्केलेटन सिस्टम
यानी कि सेल के अंदर का एक कंकाल बना के रखती है, जिससे सेल में एक फ्रिमनेस, एक टाइटनेस बनी रहती है। फिर आप नंबर 2 पे देख रहे हैं गोल्जी बॉडीज़, यानी सेल में जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, यानी सीक्रेशन, सेल के सीक्रेशन का मेन काम करती है गोल्जी बॉडी। ये देखिए पूरी सेल का वेस्ट कलेक्ट करके यहाँ से लाती है और इन वेसिकल्स में फिल होता है और ये वेसिकल से सीधा सेल के बाहर ट्रांसमिट कर रही है। इज़ इट क्लियर? थर्ड नंबर पे आप देख रहे हैं ये है लाइसोसोम्स। ये है लाइसोसोम। ये लाइसोसोम क्या हैं? ये लाइसोसोम गोल्जी बॉडी के अंदर जैसे ही वेस्ट प्रोडक्ट फिल होते हैं तो ये पिंच ऑफ होकर यहाँ से टूटते हैं और इन्हें बोलते हैं प्राइमरी लाइसोसोम्स। और ये बॉडी के यानी सेल के बाहर आकर के फट जाते हैं और सारे वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर रिमूव कर देते हैं। इज़ इट क्लियर? देन 4 नंबर पे आप देख रहे हैं ये हैं क्या? ये आपको दिखाई दे रहे हैं सेल के पोर्स। इन पोर्स से या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये, और मेम्ब्रेन है जो पूरी सेल को जितने भी ऑर्गेनेल्स है, साइटोप्लाज्म है, इनको बाइंड करके रखे हुई है। और यहाँ से ही ये जो लाइसोसोम है, एक्सोसाइटोसिस एक मैकेनिज़्म है जो हम बताएंगे जब लाइसोसोम पढ़ाएंगे, तो उसके थ्रू बॉडी ये सेल से बाहर रिमूव कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट फिर आप देखिएगा ये है माइटोकॉन्ड्रिया। आप सभी जानते हैं पावर हाउस इसको हम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जितना भी फूड सेल के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है उसका ऑक्सीडाइजेशन करके एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसीलिए इसको हम क्या कह रहे हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। अब 6 नंबर पे अब आप देखिएगा, 6 नंबर पे आपको एक ख़ास स्ट्रक्चर दिखाई दे रही हैं। 6 नंबर देखते हैं क्या? साइटोस्केलेटन। यानी कि हम 6 से पहले बात करें पहले 7 नंबर की। 7 नंबर को आप देखिएगा, ये हम बात कर रहे हैं एनिमल सेल। एनिमल सेल में होता है 7 नंबर पे आप देखेंगे सेंट्रियोल। सेंट्रियोल है जो प्लांट सेल में नहीं मिलता है। ये सेंट्रियोल जो सेल डिवीज़न में मदद करता है और इससे बहुत सारे स्पिंडल फाइबर्स निकले होते हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह ही सेल को फ्रिमनेस प्रोवाइड करते हैं और साइटोस्केलेटन बनाते हैं। इज़ इट क्लियर? देन नंबर 8 आप ऑब्ज़र्व करिए। नंबर 8 को लाइसोसोम हम बोल रहे हैं। यहाँ हमने बोला था वेसिकल्स जिन्हें हमने प्राइमरी लाइसोसोम बोला था, और 8 है जो ये है हेट्रोलाइसोसोम, जो मैच्योर लाइसोसोम है। जो हम लाइसोसोम के डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे वहाँ आपको बताएंगे। देन 9 नंबर पे आप देखें तो 9 नंबर पे है साइटोप्लाज्म, यानी कि एक लिक्विड एक सब्सटेंसेस है जो प्रोटीनियस और स्पेशली प्रोटीनियस और लिपिड कंटेंट से फिल होता है और इसके अंदर सारे सेल ऑर्गेनल से डूबे हुए होते हैं। देन 10 नंबर को आप देखें, 10 नंबर है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप देख रहे हैं। यहाँ आप गौर से देखिएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वहाँ पर आपको कुछ ब्लैक ब्लैक डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ये सारे हैं राइबोसोम, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन 11 नंबर को आप देखिएगा, वहाँ पर भी वो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है, बट उस पर वो ब्लैक डॉट लाइक स्ट्रक्चर नहीं दिखाई दे रही है, जिन्हें हम कह रहे हैं क्या? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इज़ इट क्लियर? और 12 मैंने आपको पहले बता ही दिया था, क्या था? ये है आपका न्यूक्लियोलस, जो न्यूक्लियस के अंदर होता है। इज़ इट क्लियर? अब हम बात करते हैं किसकी? प्लांट सेल के बारे में बात करेंगे। अब हम प्लांट सेल में क्या है? प्लांट सेल को आप देखिएगा। प्लांट सेल के अंदर मैं अगर आपसे बात करूं तो आप खुद इसको डिफरेंशिएट भी कीजिएगा। प्लांट सेल के अंदर आपने देखा था एनिमल सेल। एनिमल सेल में सबसे बाहर क्या था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं सबसे बाहर है क्या? सेल वॉल। सेल वॉल। सेल वॉल आप देखिएगा कौन से नंबर पे यहाँ दिया गया है सेल वॉल को? सेल 8 नंबर। आप 8 नंबर को देखिएगा, सबसे बाहर है सेल वॉल, जबकि प्लांट सेल में सेल वॉल है और एनिमल सेल में क्या था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और फिर जस्ट सेल वॉल के अंदर देखिएगा 5 नंबर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
ये देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होगा ही होगा, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो एक लिविंग सेल का स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है। और जस्ट यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल दिख रहा है जो डेड होती है। अब आप देखिएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट अंदर आप देखें तो वही हम बात करते हैं सबसे पहले न्यूक्लियस। लेकिन आपने न्यूक्लियस देखा था एनिमल सेल में, वहाँ एकदम सेंटर में न्यूक्लियस था। यहाँ आप देख रहे हो एकदम साइड में कॉर्नर में न्यूक्लियस है। तो ये एक मेजर डिफरेंस हुआ प्लांट सेल और एनिमल सेल में। पहला मेजर डिफरेंस तो था कि यहाँ पर सेल वॉल है, वहाँ सेल वॉल नहीं है। यहाँ दूसरा मेजर डिफरेंस हुआ कि यहाँ न्यूक्लियस है जो एक्सेंट्रिक है, यानी सेंटर में नहीं है, एक साइड में है। जबकि एनिमल सेल में आपने देखा था वो कहाँ था, एकदम सेंटर में था। इज़ इट क्लियर? अब आप देखें इसमें एक और स्ट्रक्चर आप देखें, क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल में टोटली एब्सेंट होता है और ये प्लांट सेल का ही स्पेसिफिक फीचर होता है। ये क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? ये फोटोसिंथेसिस करके फूड प्रोड्यूस करता है। तो थर्ड मेजर डिफरेंस क्या हुआ कि प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। इज़ इट क्लियर? देन उसके बाद आप देखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ भी होगा, गोल्जी बॉडी यहाँ भी होगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ भी होगा। लेकिन 4 मेजर डिफरेंस आपको देखना है। यहाँ 9 नंबर यानी कि सेंटर में आपको वैक्यूल दिखाई दे रहा है, जबकि एनिमल सेल में वैक्यूल ऑलमोस्ट एब्सेंट होती है, या होती भी है तो बहुत छोटी वैक्यूल होती है। और इस वैक्यूल की मेम्ब्रेन को हम यहाँ कह रहे हैं टोनोप्लास्ट। तो 4th मेजर डिफरेंस आपको समझ में आया। 5th मेजर डिफरेंस आपको यहाँ ऑब्ज़र्व करना है। आपने देखा था कि एनिमल सेल के अंदर सेंट्रियोल था, जबकि प्लांट सेल में सेंट्रियोल एब्सेंट है। इज़ इट क्लियर? ये 5 मेजर डिफरेंसेस आपको बताने होंगे। अगर आपकी क्वेश्चन आता है कि प्लांट और एनिमल सेल में क्या मेजर डिफरेंसेस हैं, तो ये सारे मेजर डिफरेंसेस आपको बताने पड़ेंगे। उसके अलावा वही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप इसमें देख रहे हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, वेसिकल्स, साइटोप्लाज्म, ऑल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल। सो ये थी आपकी प्लांट सेल। अब हम साथ में ही बात कर लेते हैं बैक्टीरियल सेल यानी प्रोकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट क्लास में वैसे हम बात करेंगे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या मेजर डिफरेंसेस हैं, क्या होती हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स, क्या होती हैं यूकैरियोटिक सेल्स, उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर एक ओवरव्यू जो जनरल हम सेल के बारे में बात कर रहे हैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। देखिए एक बैक्टीरियल सेल को आप देख रहे हैं, इसके अंदर सेंटर में आप देखिए क्या कोई भी न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है? नो, पूरा का पूरा नैक्ड जेनेटिक मटेरियल दिखाई दे रहा है, जिन्हें हम क्या कह रहे हैं? न्यूक्लियोइड। ये है न्यूक्लियोइड। देखिएगा 9 नंबर पे इन्होंने लिखा है न्यूक्लियोइड। इज़ इट क्लियर? उसके बाद आप साइटोप्लाज्म में देखिए, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल इसके अंदर नहीं होगा। दिखाई दे रहा है कोई भी आपको मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल? कोई सेल ऑर्गेनल मेम्ब्रेन बाउंड नहीं आपको दिखाई दे रहा है। तो आप देखिएगा कोई भी सेल ऑर्गेनल ऐसा नहीं है जो आपको इसमें मेम्ब्रेन से घिरा हुआ दिखाई दे, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऑर्गेनल इसमें आपको दिखाई देंगे। आप देखिएगा सबसे अंदर जो एक मेम्ब्रेन है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। जस्ट उसके बाद आप देखें सेल वॉल होगा, फिर उसके बाहर होगा कैप्सूल। आपको दिख रहा है आउटसाइड बॉडी पूरी कैप्सूल दिखाई दे रही है और उस पर बहुत सारे आपको उंगली नुमा फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें आप क्या कह रहे हैं? पिली। ये आपको दिखाई दे रही हैं सारी पिली। आप 10 नंबर को आप देखिएगा पिली, ठीक है। उसके अलावा मैंने कहा कि सेल ऑर्गेनल्स तो इसमें काफ़ी हैं। राइबोसोम आप देखिएगा जो बिल्कुल अलग टाइप का राइबोसोम होगा 70S। जब हम राइबोसोम के बारे में बात करेंगे तो वहाँ इनकी डिटेल में स्टडी करेंगे।
साइटोप्लाज्म के अंदर आप देखिएगा बहुत सारे रिजर्व फूड मटेरियल्स आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं, ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में आप देख रहे हैं। उसके अलावा एक सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर 5th नंबर को देखिएगा, फ्लैजिलम, जो बैक्टीरिया के लिए मोटिलिटी प्रोवाइड करता है। और यहाँ आप फ्लैजिलम को देखें तो इस फ्लैजिलम के 3 पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। जहाँ से ये फ्लैजिला स्ट्रैक्ट इमर्ज आउट हो रहा है उसको कह रहे हैं हम ब्लिफेरोप्लास्ट। और जितना भी कैप्सूल के अंदर का हिस्सा है वो है हुक, और सबसे बाहर जो आपको दिखाई दे रहा है वो है साफ्ट। इज़ इट क्लियर? इसके अलावा आप देखिएगा 7 नंबर को। 7 नंबर में आपने देखा है कि जो न्यूक्लियोइड है उसके साथ में ही एक ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, प्लाज्मिड। ये है प्लाज्मिड, जो बैक्टीरिया की बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सिंगल कॉपी फॉर्म में भी होता है, मल्टीपल कॉपी फॉर्म में भी मिलते हैं, यानी एक प्लाज्मिड के अलावा बहुत सारे और प्लाज्मिड होते हैं। अब हम अगर बात कर लें एक एक करके, आपको पता लगा कैप्सूल, सबसे बाहर का जो हिस्सा है वो कैप्सूल है, उसके अंदर सेल वॉल है, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, फिर साइटोप्लाज्म है, फिर फ्लैजिलम है, फिर बहुत सारे मैंने बताया आपको फूड ग्रेन्यूल्स हैं, फिर प्लाज्मिड का डीएनए आपको दिखाई दे रहा है, फिर राइबोसोम आपको बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं। 8 नंबर में आप देख सकते हैं राइबोसोम, जो 70S टाइप के राइबोसोम्स हैं। फिर न्यूक्लियोइड आपको दिखाई दे रहा है, न्यूक्लियस नहीं है क्योंकि ये प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस, आप इसको न्यूक्लियस ना बोल करके नेक्ड जेनेटिक मटेरियल है, उसके लिए हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं न्यूक्लियोइड। इज़ इट क्लियर? फिर आप देख सकते हैं पिली। मैंने बताया आपको कि कैप्सूल के सबसे बाहर अगर आप देखते हैं तो ये सारी पिली है जो इसको अटैचमेंट प्रोवाइड करती है। तो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये 3 टाइप्स की मैंने आपको सेल्स बताई हैं। आई होप आपको ये काफ़ी अच्छा लगा होगा और आप इन्हें पढ़ेंगे, और नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। ओके, थैंक यू। सेव हो जाएगा या नहीं होगा?